हेलो एवरीवन, मैं आपकी दोस्त नमित कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स में। आज जो टॉपिक हम करेंगे उसका नाम है मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई होता क्या है, इसको करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मनी सप्लाई टॉपिक जो है या इसके टूल्स, ये बहुत लेंदी टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको कुछ पार्ट्स में बनाऊंगी। आज जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे कि मनी सप्लाई क्या है और उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। मनी सप्लाई का मतलब कि एक इकोनॉमी के अंदर जो मार्केट है उस मार्केट में पैसे का क्या फ्लो है, मतलब कि मनी का जो फ्लो होता है उस फ्लो को हम मनी सप्लाई कहते हैं। अगर मार्केट में बहुत सारा पैसा है यानी कि बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं लोग, तो उसे हम बोलते हैं कि मनी सप्लाई बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि लोग खर्चा कर ही नहीं रहे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डिक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है। अब मनी सप्लाई जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, डिमांड पर और सप्लाई पर। देखिए, सपोज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड का मतलब होता है मांग, ठीक है, लोग मांग कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए। और सप्लाई का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, कितना अवेलेबल है। सपोज करते हैं एक पर्टिकुलर कार है, उसके लिए डिमांड आ रही है, 100 कार मांग रहे हैं, 100 लोग हैं जो कार मांग रहे हैं, तो 100 कार की डिमांड आती है। लेकिन जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है वो उतने टाइम पीरियड में 100 कार्स नहीं बना पा रही, वो सिर्फ 80 कार बना रही है, यानी कि वो उतनी सप्लाई नहीं दे पा रही जितनी डिमांड आ रही है। तो कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। प्राइसेस क्यों बढ़ाएगी कि जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं वो तो हाई प्राइस पर भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, और जो लोग मिडिल क्लास हैं जिनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, तो वो लोग अपने आप हाई प्राइस जब हो जाएगा प्रोडक्ट का, वो डिमांड करना बंद कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में धीरे धीरे मार्केट में डिमांड कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जब डिमांड बढ़ती है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं होती, इस वजह से प्राइसेस को बढ़ाना पड़े, ऐसी कंडीशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। और अगर मार्केट में किसी भी चीज़ के प्राइसेस को कम करना पड़े, बार बार लगातार आपको कम करने पड़े प्राइसेस, क्योंकि लोग उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे हैं, तो आप प्राइस कम करते जाओगे कि शायद कोई प्रोडक्ट परचेज कर ले, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डिफ्लेशन। क्लियर हो गया। अब इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई और डिफ्लेशन का मतलब कि लोग जो हैं परचेज नहीं कर रहे प्रोडक्ट, इसीलिए आपको प्राइसेस कम करना पड़ रहा है। दोनों ही कंडीशन इकोनॉमी के लिए बुरी होती हैं। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो अकेली तो काम नहीं कर सकती, उसको अपना काम करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कमर्शियल बैंक्स बना दिए। कमर्शियल बैंक का मतलब वो बैंक्स जिनके साथ पब्लिक डीलिंग करती है, जैसे कि आप और मैं, हम बैंक्स में जाते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, लॉकर ले लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जिस बैंक्स में हम कर रहे हैं ना, वो सभी बैंक्स को हम कमर्शियल बैंक ही कहते हैं। ठीक है। अब अगर कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कोई हेड ना हो तो क्या होगा, ये अपनी मर्जी चलाएंगे, अपने रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाएंगे जिनसे कि पब्लिक को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक हेड बना दिया जिसको नाम दिया गया RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट और RBI मिलकर ही डिसाइड करती है कि पब्लिक को किस तरीके से उनकी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है। ठीक है। RBI ही सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है और कमर्शियल बैंक्स को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है मनी सप्लाई में, पहला RBI, देन कमर्शियल, देन पब्लिक। ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं ये आपको समझना है। देखिए, कमर्शियल बैंक्स के अंदर सिर्फ मैं अगर अपना पैसा डिपॉजिट करवा रही हूँ तो मैं क्या हूँ, उसकी एक कस्टमर बन जाती हूँ। लेकिन कमर्शियल बैंक के पास एक ही कस्टमर नहीं होता, उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो एज अ कस्टमर आते हैं, तो वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है सभी लोगों से, उसको पैसा मिलता जाता है। सपोज करते हैं उसने 10 लाख रुपीज़ इकट्ठा कर लिया। ठीक है। तो ये जो टोटल पैसा कमर्शियल बैंक के पास आया है, इस पैसे को हम बोलते हैं NDTL। NDTL का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिमांड का मतलब कि जब भी कोई कस्टमर कमर्शियल बैंक में आकर अपने पैसे को विड्रॉल कराना चाहेगा, यानी पैसे की डिमांड करेगा, तो कमर्शियल बैंक को उसका पैसा उसे देना पड़ेगा। ठीक है। तो जब आपको पैसा आपकी डिमांड पर दिया जाता है उसे हम बोलते हैं नेट डिमांड। जैसे कि आप पैसा निकालते हो अपने सेविंग अकाउंट में से या फिर आप अपने करंट अकाउंट में से पैसा विड्रॉल कराते हो। ठीक है ना।
टाइम लायबिलिटीज का मतलब होता है कि आप बैंक के पास जाते हो, पैसा मांगते हो, लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद ही आप वो पैसा निकाल सकते हो। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स, आप सभी ने सुना होगा, एफडीज बोलते हैं जिनको, फिक्स डिपॉजिट, यानी कि आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया एक फिक्स टाइम के लिए और जब तक वो टाइम पूरा नहीं होगा आप वो पैसा नहीं निकालोगे। ठीक है, बात समझ आई। एनडीटीएल क्या होता है? अब जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को कहता है कि आप अपने एनडीटीएल को, इस पूरे पैसे को अपने पास नहीं रखोगे। क्या बैंक अपने पास रखता है सारा पैसा? नहीं, बैंक उस पैसे को आगे लोन पर देता है। ठीक है, लोन आपको भी मिल सकता है, जैसे कार लोन, होम लोन, फर्म्स को, इंडस्ट्रीज को भी मिल सकता है, तो लोन पर देना है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये सारे का सारा पैसा आप लोन पे नहीं दे सकते। ठीक है, आरबीआई कहती है ये सारा पैसा तुम एज ए लोन नहीं दोगे, क्योंकि अगर तुमने ये लोन पर दे दिया सारा 10 लाख और सपोज करते हैं कुछ टाइम के बाद कोई कस्टमर आकर तुमसे पैसे विड्रॉल कराने के लिए कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए विड्रॉल कराने हैं, तो तुम पैसा कहाँ से दोगे? क्या तुम कमर्शियल बैंक क्या अपनी पॉकेट से देगा पैसा? नहीं ना। तो कमर्शियल बैंक को कुछ रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, यानी कि एनडीटीएल का कुछ परसेंट उसे डिपॉजिट करना पड़ता है आरबीआई के पास। ठीक है, ये आरबीआई ने बोला कि ये मेरी पॉलिसी है कि अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट कैश तुम्हें मेरे पास रिजर्व रखना पड़ेगा और जब भी तुम्हें कोई इमरजेंसी होगी तुम वो पैसा निकाल कर ले जाना। ठीक है, तो जब आपकी कमर्शियल बैंक अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट, सपोज 2%, कुछ परसेंट कैश एज रिजर्व रख देती है, उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, यानी कि सीआरआर। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक कहता है कि मुझे भी तो अपने पास कुछ पैसा रखना चाहिए। जैसे कि आप सबके फादर, जब फादर मदर काम करते हैं, सैलरीज आती हैं, तो वो कुछ पैसा एक्सपेंस के लिए रख लेते हैं और कुछ पैसा वो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और कुछ पैसा फिर भी वो घर में अपने पास रखते हैं कि अगर इमरजेंसी हो तो हम इस पैसे को यूज़ कर लें, हमें तुरंत बैंक ना जाना पड़े। तो यही काम कमर्शियल बैंक भी करता है कि हमें कुछ पैसा वहाँ तो रख दिया, लेकिन कुछ पैसा हमारे खुद के पास भी होना चाहिए ताकि हमें बार बार आरबीआई के पास ना जाना पड़े। तो जब आप अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट एज अ रिजर्व अपने पास रखते हो, यानी कमर्शियल बैंक इसका कुछ हिस्सा जब अपने ही पास रख लेता है, उसे हम एसएलआर बोलते हैं। एसएलआर का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये कुछ टूल्स हैं मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ समझा दिया ताकि जब टूल्स आप करो तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पर भी आपने कुछ परसेंट रखा, यहाँ भी कुछ परसेंट रखा। पहला डिफरेंस, ये वाला जो है ये आरबीआई रखता है अपने पास और ये वाला एसएलआर कमर्शियल बैंक रखता है अपने पास। सेकेंड डिफरेंस, यहाँ पर सिर्फ कैश को रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैश के साथ आप गोल्ड भी रख सकते हो एंड आप गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज भी रख सकते हो। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब मैंने आपको बताया था कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाली पार्टीज कौन सी हैं। ये कुछ पार्टीज हैं जो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है। आरबीआई मेन है और आरबीआई इन कमर्शियल बैंक्स के थ्रू मनी की सप्लाई को बढ़ाती है या घटाती है। अब कैसे करती है ये हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो में या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।